जानकी बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम, जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, मुझको कीर्ति न वैभव। नमस्कार, इलेक्शन यात्रा आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और गौरव ने आज शुरुआत की है प्रभु श्री राम से, और ये वो धरती भी है जहां पर प्रभु श्री राम आए थे जब उन्होंने रावण का वध किया था तो उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। तो यहीं पर धो पाप धाम है, वहां पर आकर उन्होंने ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाई थी। और ये वो नगरी है जहां पर उत्तर में अयोध्या है, दक्षिण में प्रयाग है, पूरब में बनारस है और पश्चिम में लखनऊ है जो प्रदेश की राजधानी है। बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। मेनका गांधी यहां से सांसद हैं, वरुण गांधी 2014 में सांसद बने थे। एक बार फिर से, यानी कि क्या बीजेपी यहां पर हैट्रिक लगा पाएगी या नहीं लगा पाएगी? समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जो यहां पर हैं वो उनको पटकनी देकर मैदान मार लेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि अयोध्या से लेकर बनारस, लखनऊ और प्रयागराज तक इर्द गिर्द में है, अगल बगल में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में बनारस में होंगे, रोड शो करेंगे और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन करने जा रहे हैं। तो आज आपको सबसे पहले एक रिपोर्ट में दिखाना चाहता हूं ताकि आप समझ पाएं कि सुल्तानपुर सीट 80 सीट उत्तर प्रदेश की और 400 पार का जो बीजेपी का नारा है वो कितना मुश्किल है और कितना आसान है। हर हर महादेव। 400 पार और सारे रिकॉर्ड ब्रेक करने वाला विजय इस चुनाव में निश्चित है। मिशन 400 पार के लिए बीजेपी का फोकस अब यूपी के 80 की 80 सीट जीतने पर है। बीजेपी के टारगेट पर है यूपी का पूर्वांचल। कहते हैं देश की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और यूपी की सियासत पूर्वांचल से तय होती है। यही कारण है कि मोदी ने 2014 में चुनाव लड़ने के लिए पूर्वांचल को ही चुना और अब तीसरी बार भी वो वाराणसी से ही चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्वांचल की असली लड़ाई अब शुरू होने वाली है। आखिरी के बचे 3 चरणों में पूर्वांचल का रण होने वाला है। आज प्रधानमंत्री मोदी काशी में हैं। भव्य रोड शो के जरिए प्रधानमंत्री न सिर्फ काशी बल्कि पूरे पूर्वांचल को साधने की कोशिश करेंगे। बाबा की नगरी काशी से पूर्वांचल तक साफ साफ संदेश तो जाएगा ही, साथ ही पूरे देश में भी संदेश देने की कोशिश बीजेपी की रहेगी। यही वजह है कि पीएम मोदी के स्वागत के लिए पूरा काशी मोदी मोदी बोल रहा है। काशी प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए भगवामय हो चुका है। बाबा विश्वनाथ की नगरी में पीएम मोदी का बीएचयू से काशी विश्वनाथ मंदिर तक रोड शो होगा। 6 किलोमीटर लंबे रोड शो में 10 लाख लोग शामिल होंगे, जिसमें मिनी इंडिया की झलक दिखेगी। रोड शो में 12 राज्यों के सीएम और 18 केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। ये सड़क हुआ करती थी, चारों तरफ आपको जाम की समस्या से 2-4 होते हुए लोग दिखाई पड़ते थे, लेकिन अब ये जो सड़क है वो 4 लेन की हो चुकी है। और सिर्फ सड़कों की स्थिति ही नहीं बल्कि सड़कों की बाकायदे साज सजावट भी की गई है। डिवाइडर्स पे देखेंगे तो आप कुछ इसी तरीके के जो गमले लगे हैं, यहाँ पर फूल लगे हैं। इसके अलावा डिवाइडर्स जो हैं वो पूरे तरीके से कलरफुल हैं। अगर दूसरी तरफ हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करें तो सड़क के किनारे जो दीवारें होती हैं कुछ वहां पर सफाई का संदेश देते हुए जो पेंटिंग्स हैं वो बनाए गए हैं। और इसके साथ साथ जो सफाई के साथ साथ जो बनारस का जो पारंपरिक अंदाज है वो भी आपको इन सड़कों पर दिखाई देगा। वैसे तो पूर्वांचल में 27 सीटें हैं, लेकिन काशी का सीधा असर जिन सीटों पर पड़ता है उसमें वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, रॉबर्ट्सगंज, जौनपुर, मछली शहर, लालगंज, गाजीपुर, घोसी, बलिया, सलेमपुर, भदोही और आजमगढ़ शामिल है। अब सवाल है कि पीएम मोदी का ये रोड शो पूर्वांचल में बीजेपी को बम्पर जीत दिलाएगा? क्या बीजेपी पूर्वांचल की सभी सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो पाएगी? नवभारत की इलेक्शन यात्रा पहुंच चुकी है सुल्तानपुर में। सुल्तानपुर की जनता के मन में क्या है? क्या सुल्तानपुर की जनता मानती है कि मोदी 400 पार करेंगे? नमः पार्वती पतये हर हर
जनता का मन टटोलने सीधे चलते हैं जनता के बीच इलेक्शन यात्रा में। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून, रे सुल्तान। तो कौन सुल्तान बनेगा? सुल्तानपुर में हम मौजूद हैं। विधानसभा की 5 सीटें यहां पर हैं, उसमें 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, 1 सीट पर समाजवादी पार्टी है। यहां से समाजवादी यानी कि गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी का ही उम्मीदवार है। इस पर तो हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में बनारस में रोड शो करने वाले हैं, तो उसका इंपैक्ट अवध से लेकर और पूर्वांचल तक पर माना जा रहा है। यानी कि 5वें चरण के जो चुनाव होंगे उसमें पूरा उसका इंपैक्ट दिखाई देगा और उससे क्या होगा, इस पर हम बात करेंगे। जरा एक बार जोरदार ताली बजाइए, संसद भवन तक आवाज जानी चाहिए सुल्तानपुर की। इतने धीरे ये आवाज नहीं आ रही है, इधर के लोग ताली नहीं बजा रहे हैं। यहाँ अपने नेताओं को नहीं भेजना है क्या संसद भवन तक? भेजना है। क्या भेजना है? भेजना है तो जोर से ताली बजानी पड़ेगी, तभी पता चलेगा कि जनता भी उत्साह में है, नेता उत्साह में है। भाई पसीना बहा रहे हैं, देखो नेता लोग, इतनी गर्मी है और घूम घूम कर वोट मांग रहे हैं। आसान काम है क्या? आसान है? एकदम आसान काम नहीं है। बहुत कठिन। बहुत आसान है नेताओं के लिए एसी में बैठ के वोट मांगना। संघर्षवादी नेताओं के पसीने बह रहे हैं साहब। कौन है संघर्षवादी? वो संघर्षवादी है जो अपने कार्यालय से गड़बड़ी की सूचना पाकर कन्नौज भाग कर जाता है, वो संघर्षवादी है। इधर से समाजवाद की आवाज आ रही है, क्या कह रहे हैं? देखिए, इस जनमानस ने देखा है कि राष्ट्र में एक ही संघर्ष करने वाला गरीब परिवार का बेटा नरेंद्र मोदी, जो निम्नतम परिवार से सम्मिलित होकर उच्चतम शिखर को छूता है, वही संघर्ष करने वाला, वही है नरेंद्र मोदी। संघर्ष का एक पर्याय नरेंद्र मोदी। क्या कह रहे हैं? नरेंद्र मोदी ही एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री है जो संघर्ष कर रहा है और कोई नहीं। संघर्ष सिर्फ राहुल गांधी कर रहा है, संघर्ष राहुल गांधी कर रहा है और कोई संघर्ष नहीं कर रहा। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक कर राहुल गांधी गया और कोई नेता नहीं गया। ठीक है, हाँ जी। जो किसानों की आवाज उठा रहा है, सिर्फ अखिलेश यादव के सिवा कोई नहीं दिख रहा है। जो किसानों का सुख दुख में शामिल हो रहे हैं, अखिलेश यादव अलावा और समाजवादी पार्टी के अलावा कोई भी किसानों का पसीना पोंछने के सिवा कोई नहीं जा रहा है। और मोदी जी तो एसी में बैठ के और अंजनाम का सबको हेलीकॉप्टर दे दिए हैं। जी देखिए, आप मीडिया से हैं, अभी आपने एक झलक दिखाई इस कार्यक्रम से पहले। बड़े गुणगान आपने वाराणसी की किए, लेकिन एक कमी थी वाराणसी में, उसको आपने नहीं दिखाया। एक ओवर ब्रिज गिर गया था जिसमें कई दर्जनों लोगों की मृत्यु हो गई थी मोदी के वहां जाने से। आप उसको, उसकी कमियां नहीं दिखा और वहां के गुणगान कर रहे हैं। इससे साबित होता है कि आप टोटल मोदी। दिक्कत ये है कि माइक इनके सामने, कैमरा इनके ऊपर, बोल ये रहे हैं। देखिए, मैं एक जैसे आप लोगों को शिकायत होती है ना, एक मिनट रुक जाओ, नेतागिरी नहीं, सुनिए। जैसे आप लोगों को शिकायत होती है ना, मुझे भी एक शिकायत होती है कि जब मैं आपके सामने कैमरा और माइक लेकर आता हूं तो अपने मन की बात कहने के लिए आप आजाद हैं। लाइव कार्यक्रम है, कहीं काट छाट होगा ही नहीं, तो खुलकर कहा कीजिए, रुकिए मत। कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं, जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। माता जी नमस्कार। हमारा नाम क्या लग रहा है इस बार किसकी चल रही है हवा? भाजपा की चल रही है और किसी की नहीं चल रही है। आएंगे तो मोदी ही आएंगे, कोई पार्टी सामने नहीं खड़ी हो रही है। ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि आएंगे तो मोदी ही? राहुल बाबा भी हैं इधर, अखिलेश जी भी ताल ठोक रहे हैं। ऐसा है हमारा बीजेपी का माहौल ऐसा है कि आना है मोदी को ही। 33% आरक्षण मोदी जी ने दिया है और महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम मोदी जी ने ही किया है और कोई सरकार नहीं किया है। और बेटी बहन जो सड़क पर खुलेआम चल रही हैं। हाँ माता जी। जी, मोदी ही आएंगे। मोदी कैसे आएंगे? देखिए, वो कह रहे हैं कि मोदी जी तो अच्छे नेता हैं नहीं। उनके कहने से कुछ नहीं होता है। वो लोग ऐसे छटपटाते रहे, मोदी 400 पार, अब की बार 400 पार। बिल्कुल मेनका जी यहाँ पे हैट्रिक लगाएंगी, तीसरी बार यहाँ से।
एक बार मैं देखिए अपने मेहमानों से जरा मिलवा देता हूं। डीएस मिश्रा जी बीजेपी से हमारे साथ हैं, धर्मेंद्र सिंह जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं, वरुण मिश्रा जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं। मैं आप लोगों के पास आऊंगा, आप भी अपने सवाल तैयार रखिएगा कि नेताओं से क्या पूछना है। लेकिन दिनेश गौतम मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं बनारस में, जहां पर कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू होने जा रहा है। जरा एक झलक देख लेते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। दिनेश जी बिल्कुल, अभी मैं सुन रहा था आपके साथ जो चर्चा में वहां पर महिला शामिल थी, उन्होंने कहा था आएंगे तो मोदी ही। चुनाव के बाद, नतीजों के बाद पता चलेगा उस संदर्भ में। लेकिन यहां अगर आज बात करें तो रोड शो के संदर्भ में जो फ्रेम अभी आप देख रहे हैं कैमरे के, उसमें आएंगे तो मोदी ही। बस कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखाई देने वाले हैं यहां, जहां से रोड शो आज बनारस में शुरू होने वाला है। वाराणसी में ये रोड शो, यहां से आप जानते हैं कि आज ये जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, यहां से इस गेट में जहां महामना मालवीय जी की प्रतिमा लगी हुई है, अक्सर आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कभी वाराणसी में होते हैं और रोड शो होता है तो शुरुआत श्री गणेश यहीं से होता है। आज एक बार फिर से श्री गणेश यहीं से हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माल्यार्पण कर रहे हैं महामना पंडित मदन मोहन मालवीय। महामना ये उपाधि पहली और आखिरी बार किसी को मिली तो वो पंडित मदन मोहन मालवीय को मिली। मदन मोहन मालवीय, जिन्हें 2014 में भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया, भारत रत्न से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें माल्यार्पण करने के बाद काशी की जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए, उनका अभिनंदन स्वीकार करते हुए हाथ जोड़कर प्रणाम की मुद्रा में पहले मालवीय जी को प्रणाम किया, फिर यहां मौजूद जनार्दन को, जनता जनार्दन को प्रणाम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर किसी का हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए, आप देख रहे हैं भगवे रंग के कुर्ते और ऑफ व्हाइट बंडी, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यहां से ये जो रोड शो अब शुरू होने वाला है, ये यहां से बाबा विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 तक पहुंचेगा और रास्ते में लाखों की संख्या में दोनों तरफ समाज के अलग अलग वर्गों से आने वाले लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करने के लिए, उनके स्वागत के लिए, उन्हें ऑल द बेस्ट कहने के लिए। और यहाँ के लोगों से आज जब मैं पहुंचा और मेरी बातचीत हुई तो वो कह रहे हैं कि इस बार हमारे ही रिकॉर्ड को हमको तोड़ना है। तो दिनेश आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपके पास बीच बीच में लौट कर आते रहेंगे, आप दिखाते रहिएगा तस्वीर कि बनारस में आज वहां पर हजारों जो लोग हैं, परिवार हैं, उनको न्योता दिया गया था और बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग आज बनारस की सड़क पर हैं। और 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 45 बार अपने लोकसभा क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। देश के ऐसे प्रधानमंत्री जो 10 साल में 45 बार अपने लोकसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं, मुझे लगता है कि इससे पहले शायद ही कोई ऐसा प्रधानमंत्री रहा होगा जो इतनी बार अपने लोकसभा क्षेत्र का दौरा किया होगा किसी ने। लेकिन आप लोगों के पास मैं आऊंगा, आप लोग अपने सवाल तैयार रखिएगा। एक बार जरा मेहमानों के पास चलता हूं और उनसे कुछ सवाल करते हैं, क्योंकि सुल्तानपुर बहुत महत्वपूर्ण सीट है। यहां से क्या होने वाला है और काशी के साथ साथ जो 400 पार वाला आप लोगों का दावा है डीएस मिश्रा जी, वो इतना आसान तो दिखाई नहीं दे रहा है ना। चौथे चरण के लिए मतदान हो रहा है, 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार चल रहे हैं। मोदी जी को हम देख रहे हैं कि वो रोड शो करने वाले हैं। इतना आसान लगता है आप लोगों को कि 400 पार हो जाएंगे? देखिए, विपक्ष को तो आसान नहीं दिखेगा, लेकिन सत्ता पक्ष और राष्ट्रभक्त को आसान दिख रहा है। जो राष्ट्रभक्त होगा, जो इस देश की सत्ता के लिए जी रहा है, मर रहा है, रात दिन एक कर रहा है, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए 400 क्या, मैं तो कहता हूं कि 500 पहुंच जाएगी। क्या बड़ी चीज है 400? अरे उत्साह बनाए रखिए हमारे जवान, हमारी माताएं बहनें, ये देश के जो हमारे वोटर हैं, जो राष्ट्रभक्त हैं, जिनको सीमाओं से रक्षा करने के लिए जिनकी तमन्ना है, जो अपने को समर्पित कर रखे हैं। ये देश की लड़ाई है, ये कोई ऐसा आम चुनाव नहीं है, ये प्रधानी का इलेक्शन नहीं है। धर्मेंद्र जी, ये मिश्रा जी कह रहे हैं कि मोदी जी हैं तो 400 बहुत आसानी से बीजेपी पार कर सकती है। इधर एक सेकेंड रुक जाइए, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए कि इधर तो मोदी जी हैं, इसलिए 400 का सपना ये लोग देख रहे हैं। आपके पास कौन सा ऐसा नेता है जिसके दम पर आप लोग सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं? विद्यानाथ जी, टाइम्स नाउ नव भारत के इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित सभी का हार्दिक स्वागत इस्तकबाल करते हैं और नौजवानों से अपील करते हैं कि अपना मतदान लोकतंत्र के इस महापर्व पर जरूर करिएगा। अब सवाल आता है
सवाल आता है, अभी काशी की बात हो रही थी, काशी को कोयटो बनाने का वादा करके मोदी जी आए थे। उन्होंने कहा था माँ गंगा ने बुलाया था, माँ गंगा ने बुलाया, मैं गंगा जी का बेटा हूं। माँ गंगा को साफ करने की बात करते थे। एनजीटी की रिपोर्ट है, एनजीटी कोर्ट में फिडेविट दिया, 12 डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जहां पर सीवरेज फ्लो सिस्टम का एक भी काम नहीं हुआ। माँ गंगा के साथ अन्याय और अत्याचार किया। मोदी जी को 2014 के उनके भाषणों को याद दिलाना चाहता हूं। अगर राष्ट्रभक्त हैं तो उस पर जरूर जवाब दें। मोदी जी कहते थे कि महंगाई कम होगी, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। क्या हुआ? 300 का सिलेंडर 1100 रुपए हो गया। डीजल पेट्रोल से लेकर के सब महंगा हो गया। धर्मेंद्र भाई एक सेकंड रुक जाइए, फिर जवाब ले लेता हूं, फिर जनता के पास भी जाना है। जल्दी से जवाब दीजिए। मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, 300 सिलेंडर की बात कर रहे हैं। सिलेंडर जिनको चाहिए, जिन गरीबों को, उनको फ्री मिल रहा है। हर त्योहार पर फ्री मिल रहा है। अब रही पैसे वालों की बात, पैसे वाले क्यों हराम का खाएंगे? आप बताओ, पैसे वाले क्यों हराम का खाएंगे? अगर खाना है तो कमा के खाएंगे। ये देश के लोग हराम की नहीं खाते हैं। गरीबों को निःशुल्क सिलेंडर, सारे त्योहारों में फ्री सिलेंडर। योगी जी अभी देखिए, योगी जी अभी देखिए, नहीं, जनता को भारतीय जनता पार्टी के साथी ने होली में दिया, को हराम का लिया, हिंदू ने लिया, 80 करोड़ लोग लिया, 80 करोड़ लोगों को लिया। 80 करोड़ क्यों महंगाई की बात करते हो? वो कह रहे हैं लीजिए फ्री। गरीब है तो फ्री, और अमीर है तो मुझे एक सेकंड रुको। अरे मैं आ रहा हूं आप लोगों के पास, एक सेकंड रुक जाइए। आपत्ति है कि जनता को हराम का शब्द इन्होंने यूज किया। नहीं, जो मोदी जी कहना है कि जिनके पास है वो मुफ्त का क्यों खाएंगे? मेरे ख्याल से 80 करोड़ लोगों को कहते हैं 5 किलो राशन पर रख दिया है। उन सबको किस शब्द से नवाजते हैं? सवाल यहाँ राशन नहीं है, क्या 30 करोड़ रोजगार देने की बात की थी? नौजवानों को बेरोजगार बना दिया, कमजोर बना दिया। उस पर जवाब दिएगा। एक सेकंड अब रुक जाइए, आप दोनों लोग रुक जाइए। एक सेकंड, देखिए वरुण जी का नंबर नहीं आया अभी तक। रुकिए, जनता के पास भी जाना है और वरुण जी के पास भी जाना है, क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडी गठबंधन को मौका मिलेगा तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे कि नहीं होंगे? संभव नहीं है। बात तय किया जाएगा ना। पहली चीज तो देखिए, वरुण जी एक सेकंड, वरुण जी देखिए, आपने पूछा एक तरफ मोदी जी हैं, दूसरी तरफ कौन है? हाँ। तो एक तरफ मोदी जी हैं, दूसरी तरफ इंडिया है, भारत है। आरती प्रज्वलित कर ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए आरती प्रज्वलित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वेलकम के लिए यहाँ पर आप देखिए, ये काशी है। यहाँ सब कुछ शास्त्रीय तरीके से होता है। देश और दुनिया को वेदों से परिचय कराने में, शास्त्रीय पद्धतियों से परिचय कराने में काशी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और यही आज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ के लोगों का, अपने सांसद को, अपने प्रधानमंत्री को, अपने चहेते को वेलकम करने का तरीका देखिए। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो देश में आज जहां भी आप देख रहे हैं चुनाव के मौसम में, उसमें लोगों की बेतरह भीड़ आपको दिखाई देती है। बहुत ज्यादा भीड़ के साथ लोग व्यग्र दिखाई देते हैं प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। लेकिन जब ये बात बनारस की होती है, मसलन अब से कुछ दिनों पहले, जिसका मैं खुद साक्षी रहा, अयोध्या में वो रोड शो, अयोध्या में वो रोड शो जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वेलकम करने के लिए लाखों की तादाद में लोग जुटे थे। और यहाँ देखिए महिलाओं को देखिए, महिलाएं बम बम बोल रहा है काशी। और उसके बिल्कुल आगे वो मंच आपको दिखाई देगा जहां पर आरती प्रज्वलित है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वेलकम करने के लिए यहाँ पर देखिए थोड़ी थोड़ी दूर में सजाए गए मंच देखिए, थोड़ी थोड़ी दूर में यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस पैशन के साथ बनारस से अपना जुड़ाव महसूस करते हैं, अगर आपने टाइम्स नाउ भारत के इंटरव्यू को देखा हो जो लोगों के बीच में खासा चर्चित रहा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की गई थी बनारस से, काशी से उनके जुड़ाव के विषय में, तो आपने देखा होगा वो भावुक हो गए थे और यहाँ तक कि वो कुछ देर के लिए उनका गला रुंध गया था और वो कुछ बोल नहीं पाए थे। तो जिस तरीके से वो काशी के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं, जिस तरीके से वो काशी को लेकर भावुक हो जाते हैं, अगर यहाँ की जनता को आप देखें तो उससे कम भावुक या उससे कम पैशन और इंटेंसिटी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो चाहते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर
कहीं ज्यादा प्यार दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि देश के दूसरे कोने में, दूर दराज के हिस्सों में प्रधानमंत्री के लिए वो प्यार नहीं है, लेकिन अगर कोई पैमाना है उसे नापने का, उस प्यार को अगर फैदम किया जाता है, नापा जा सकता है, तो अगर आप काशी में है, यहाँ का वाइब्रेंस देखकर प्रधानमंत्री के लिए, यहाँ पर उनकी दीवानगी देखकर, क्रेज देखकर, पैशन देखकर आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि नरेंद्र मोदी का काशी के साथ और काशी का नरेंद्र मोदी के साथ जो जुड़ाव है वो अनुपमेय है। उसके लिए कोई उपमा ऐसा नहीं लगता कि कोई आप दे सकते हैं मौजूदा वक्त में, जो लोगों को एकदम से बता पाए कि देखिए उस सरीखा कोई स्नेह है। ये अपने आप में अद्वितीय है। और यहाँ देखिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के लिए भी ये वैसे तो बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मौजूद होना किसी भी मौके को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी बहुत खास बना देती है। बनारस में जब वो मौजूद हो तो न सिर्फ वो जगह खास हो जाती है, उनकी मौजूदगी खास हो जाती है, बल्कि वहां से निकलने वाला वो संदेश बहुत खास हो जाता है, जो अपने सांसद के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, लोगों के, यहाँ के लोगों के दिल में, उनकी जुबान पर स्नेह के तौर पर दिखाई देता है। देखिए मोदी परिवार की बड़ी बड़ी तख्तियां लिए हुए, नरेंद्र मोदी के छोटे छोटे कटआउट हाथ में लेकर, और ये दोनों तरफ आप देखिए किस तरीके से साज सज्जा की गई है। बलून से पूरे डिवाइडर्स को सजाया गया है, भगवा रंग से पूरे बनारस को भगवामय कर दिया गया है। और आप देखें जिस तरीके से पैदल चलते, ये आम दिन नहीं है, ये मई का महीना शुरू हो चुका है, मई का महीना लगभग आधा बीतने को है, और ऐसे में उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में पड़ने वाली सबसे ज्यादा गर्मी के बीच में आप ये पैशन देख रहे हैं, आप ये दीवानगी देख रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी तादाद में नरेंद्र मोदी को वेलकम करने के लिए, और इस बात से उत्साहित कि हम सिर्फ सांसद नहीं चुनते, हम देश का प्रधानमंत्री चुनते हैं। ये जो बात है, ये एहसास को और खास बना देती है। वैसे तो देश में आप जानते हैं कि ये जो लोकतंत्र का महापर्व जिसे हम कहते हैं, लोकतंत्र का महोत्सव जिसे हम कहते हैं, वो अपने आप में खास होता है। अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए जो पैशन लोगों में दिखाई देता है, अपनी अपनी बातों को लेके, अपनी अपनी विचारधाराओं को लेके लोगों में जो इंटेंसिटी दिखाई देती है, वो हमने देखा है कि स्वतंत्रता के बाद से हर गुजरते चुनाव के साथ वो बढ़ी है। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेल्म में आए हैं, तब से वो पैशन हर कोई महसूस करता है कि बहुत ज्यादा बढ़ा है। देश के निर्माण को लेकर, देश के निर्माण में अपना से रखने को लेकर, अपनी बातें रखने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद वो लोग जो जनरली ये महसूस करते थे कि हम शायद कहीं फेंस सिटर्स हैं, हम शायद अपनी भावनाओं को, हम राजनीति में अपनी बातों को नहीं रखना चाहते। बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो एपेथेटिक हो गए थे, जिनको ये लगता है कि हम तो देखिए हम चाहते हैं देश में विकास के संदर्भ में अपनी बातें, लेकिन हमको क्योंकि वो होता हुआ दिखाई नहीं देता जो हम चाहते हैं, लिहाजा उन्होंने भी एक तरीके की एपेथी कहीं धारण कर ली थी, ओढ़ ली थी। लेकिन अब वो लोग जो एक जमाने में मूक समझे जाते थे पॉलिटिक्स के मामले में, अपनी बातें रखने के मामले में, वो पॉलिटिक्स के मामले में, सनातन धर्म के मामले में, देश की विरासत के मामले में और देश के विकास के मामले में मुखर होकर अपनी बातें कहने लगे हैं। और जब ये पूरा का पूरा माहौल बदल रहा है, तो वो जिसे चेतना की राजधानी, जिसे राष्ट्रीय चेतना की राजधानी कहा जाता है, वो जगह जहां पर विचारों के संदर्भ में कहा जाता है कि विचारों का, सकारात्मक विचारों का प्रस्थान बिंदु है, वो जगह जिसके संदर्भ में कहा जाता है कि ये सकारात्मक विचारों का प्रस्थान बिंदु है, अगर उसके बारे में आप बात करें, वो जगह है काशी। और काशी में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं, राष्ट्रीय चेतना की वो राजधानी जिसे हम कह रहे हैं, राष्ट्रीय चेतना की राजधानी, सकारात्मक विचारों के प्रस्थान बिंदु जिसे कहा जाता है, उस वाराणसी में, उस बनारस में, उस काशी में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं और लोगों के अंदर यह एहसास होता है कि हम सिर्फ अपना सांसद नहीं चुनते हैं, हम देश का प्रधानमंत्री चुनते हैं। वो प्रधानमंत्री चुनते हैं जिसके संदर्भ में पूरी दुनिया में चर्चे होते हैं, सकारात्मक रूप से चर्चे होते हैं, और जिसकी अगुवाई में देश नए नए कीर्तिमान गढ़ने की दिशा में आगे बढ़ा है। तो ये लोगों को एक खास तरह के भाव से, खास तरह के गौरव से भर देता है। और ये बात आप यहाँ मौजूद रहते हुए प्रत्यक्ष महसूस कर सकते हैं। एक बार फिर से देखिए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लोगों की दीवानगी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लोगों का पैशन देखिए, किस क्रेज के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
को अपने बीच में पाकर। ये देखिए जिस तरीके से रोज पेटल्स, जिस तरीके से गुलाब के फूल की पंखुड़ियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, उनके साथ चल रहे लोगों पर इसकी वर्षा हो रही है। तो वो सुना होगा आपने कि किस तरीके से देवता जो हैं, जब भगवान पृथ्वी पर अवतार लेते रहे हैं तो उस समय देवताओं की तरफ से आकाश मार्ग से पुष्प वर्षा होती रही है और उनके किए हुए कार्यों का अभिनंदन होता रहा है, उसकी जय जयकार होती रही है। वो हमने सुना है, भगवान के संदर्भ में सुना है, देवताओं के तरफ से पुष्प वर्षा के संदर्भ में सुना है। लेकिन जो आज के दौर में देख सकते हैं हम, वो देख सकते हैं कि बेशक वो अवतार नहीं, लेकिन उनको बहुत सारे लोग अवतार कहने से गुरेज भी नहीं करते। ये बात और है कि उसको लेकर बहस की जा सकती है। वो लोग जो विरोधी हैं, विपक्षी हैं, वो कहते हैं कि ये देखिए वो लोग हैं जो अंधभक्त की श्रेणी में आते हैं और किसी को भी अवतार बताने से गुरेज नहीं करते। ये वो लोग हैं जो किसी को भी महामानव बड़ी आसानी से मान लेते हैं। ये नहीं जानते, ये नहीं मानते ये हाड़ मांस का शरीर है, जिसकी अपनी कमजोरियां हैं, इत्यादि इत्यादि। तो जिसका जो नजरिया है, उस नजरिए से जाहिर है न सिर्फ आज के दौर में वो इंसानों को देखता है, बल्कि पहले के दौर में ये भी कहा जाता है कि अवतारों को भी ऐसे ही देखा गया। आज यहाँ पर जो आप महसूस कर सकते हैं, वाराणसी, आप वाराणसी वैसे भी अगर आते हैं जब यहाँ रोड शो नहीं है, जब यहाँ कोई राजनीतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो रहा है, अगर आप वाराणसी आते हैं तो आपको एक अलग वाइब्रेंस महसूस होता है। यहाँ पर आपको एक अलग तरीके की तरंगे महसूस होती है। आपको महसूस होता है कि क्यों ये जगह कहा जाता है कि भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई ये नगरी है। सबसे प्राचीन इस सृष्टि की पहली नगरी अगर कोई है तो वो बनारस है। क्यों कहा जाता है कि बाबा काल भैरव यहाँ के कोतवाल हैं, ये वो धरती है? क्यों कहा जाता है कि बाबा विश्वनाथ की ये नगरी है? और ये क्यों कहा जाता है कि यहाँ का जो आया वो यहाँ का होकर रह गया? आज मेरी किसी से ये भी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि देखिए अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आ गए ना, जो कि आ गए हैं, वो वडोदरा और वाराणसी दोनों उन्होंने चुने थे पहली बार जब चुनाव लड़ा, लेकिन उसके बाद वडोदरा, जो कि तब उनको वडोदरा से इसलिए लड़ाया गया था क्योंकि मुरली मनोहर जोशी 2009 में कुछ 1000 वोटों से यहाँ जीत पाए थे। तो कुछ 1000 वोटों से, क्योंकि वो वाराणसी से जीते थे, तो ये समझा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी के संदर्भ में रिस्क ना लिया जाए, इसलिए उन्हें वडोदरा से भी लड़ाया गया। लेकिन प्रधानमंत्री जब एक बार वाराणसी आ गए तो वाराणसी से उनका रिश्ता ऐसा बन जाएगा कि अब वाराणसी उनको कभी भी जाने नहीं देगी और वाराणसी से वो कभी दूर नहीं जाना चाहेंगे। और इसका उदाहरण उन्होंने ये देते हुए ये स्पष्ट किया कि देखिए बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक, वो यहाँ पर थे और उनको ये ऑफर किया गया कि आप अमेरिका क्यों नहीं चले आते, आप अमेरिका आइए, आपको सभी तरह की सुविधाओं से, सभी तरह की संसाधनों के साथ, रिसोर्सेज के साथ आपको यहाँ रखा जाएगा, आपको कोई कमी नहीं होगी, आपको और आपके पूरे परिवार का पूरा इलाज कराया जाएगा और आप यहाँ पर आ जाएं। लेकिन उस समय बिस्मिल्लाह खान ने ये कहा था कि आप सब ला देंगे।